हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल विष्णु एजुकेशन अखबार में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्लास का वीडियो लेक्चर। चैप्टर हमारा है 12 नंबर 10th क्लास की साइंस का 12 नंबर चैप्टर है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसका पहले से आपको 5 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, 5 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले वीडियो में विद्युत धारा, फिर विद्युत विभवांतर और विभव, तीसरे वीडियो में विभव, और तीसरे वीडियो में हमने सीखा था ओम का नियम, परिपथ आरेख। उसके बाद हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। आज हम आगे शुरू करते हैं इसी चैप्टर का अगला पार्ट है, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पॉइंट रहेगा प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित सवाल। आज हमने जो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था उस पर आधारित सवाल हम हल करेंगे। देखिए किस प्रकार एग्जांपल लिया है हमने। ये एग्जांपल है, दिए गए परिपथ को देखकर निम्न के उत्तर दीजिए। एक नीचे परिपथ का चित्र दिया गया है, परिपथ का आरेख डायग्राम दिया हुआ है। इसको देखकर अपन को इस सवाल को हल करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो आप सब जानते हो, ओम का नियम पढ़ चुके हो। ये प्रतिरोध आपको चित्र से दिख रहे हैं, एक लाइन के अंदर लगे हैं, मतलब एक सीट में लगे हैं। ये प्रतिरोधों का सरणीक्रम संयोजन हो गया। और प्रतिरोधों के सरणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का हमने एक सूत्र व्युत्पन्न किया था, एक सूत्र डेरिवेशन किया था। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आया था R1 + R2 + R3 + R4 + ऐसे जितने भी हो उसको एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना है। तो आइए देखते हैं। तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो यहाँ हम इसका हल शुरू करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 1, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हल करते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखो, तुल्य प्रतिरोध का सिंपल सा सूत्र बताया था। चित्र को देखने से लग रहा है ये संयोजन समांतर क्रम संयोजन है या सरणी क्रम है? सरणी क्रम है। कैसे? क्योंकि एक के बाद एक प्रतिरोध लगा हुआ है और उसी लाइन के अंदर लगा है। अर्थात अगर एक के बाद एक उसी लाइन के अंदर प्रतिरोध जुड़े हो, चाहे जितने हो सकते हैं, यहाँ पर कितने हैं? टोटल 3 प्रतिरोध है। तो उसको ज्ञात करने का, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताया था R1 + R2 + R3। यहाँ पर R4 लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल 3 प्रतिरोध दिए हैं। R1 का मान कितना है? 5 ओम है। R2 का मान कितना है? 15 ओम है। R3 का मान बोलो 30 ओम। सिंपल सी जोड़ है, ये जोड़ना किसको नहीं आता है? 5 + 15 20, 20 और 30 50। तो तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया 50 ओम। ठीक है, इतना आसान सा सवाल था। चित्र देखने से आपने हल कर लिया, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध था वो क्या था? सरणी क्रम में जुड़ा हुआ था। अब इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा देखनी है। विद्युत धारा आई, मतलब इसका मान हमें पता नहीं कितनी धारा बह रही है। और बैटरी की वोल्टेज दी हुई है। कितने बैटरी का विभवांतर कितना दिया है प्रश्न में? देखो डायग्राम में दिख रहा है 10 वोल्ट की बैटरी है। और अब हमें ओम के नियम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट को हम यहां सोल्व करते हैं। अगला क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा। इस परिपथ के अंदर बहने वाली कुल विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो विद्युत धारा ज्ञात करने का ओम का नियम आप जानते हो, V = IR, वहां से आ जाएगी। और सरणी क्रम है तो सब प्रतिरोध के अंदर बहने वाली धारा एक समान होगी, क्योंकि सरणी क्रम के अंदर ये तो फिक्स नियम था, सरणी क्रम में जुड़ने वाले सभी प्रतिरोधों के अंदर बहने वाली विद्युत धारा का मान एक समान होगा। तो जितनी धारा 5 ओम में बहेगी उतनी ही धारा 15 ओम से बहेगी और उतनी ही धारा 30 ओम से गुजरेगी। इसका मतलब ये है, हम तुल्य धारा ज्ञात कर लेते हैं इस परिपथ की, कुल धारा ही कोई तो उसमें से बहेगी। तो V दिया हुआ है, V यानी विभवांतर, बैटरी का विभवांतर। V की जगह लिखो 10 वोल्टेज। विद्युत धारा यानी I ज्ञात करना है। ओम के नियम में I का मतलब क्या था? विद्युत धारा थी। R का मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध था। V का मतलब विभवांतर था। लेकिन R हमें दिया हुआ है, कितना है? R तुल्य ज्ञात किया है हमने। R का मतलब क्या है? तुल्य प्रतिरोध। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? 50 ओम। बस 10 = I × 50। अब इसको हल करो, हल करोगे तो इससे आएगा 10/50 = I।
आई के साथ गुणा में था 50, इस साइड भेज दिया, नीचे आ गया डिवाइड में, और इसको हल करेंगे तो कितना मान आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5 एम्पियर। विद्युत धारा का मान क्या होता है एम्पियर। और इसको अगर परिमाण ज्ञात करना चाहो तो कितना आएगा, ऊपर 0 लगा दो, नीचे 5 है, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। अब एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब हम एक समांतर प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन पर एक सवाल करते हैं। ये आपको एक परिपथ दिया गया है, ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। ये आपस में कैसे जुड़े हैं बोलो, सरणी में समांतर में, या एक बैटरी जोड़ दो, या कुंजी लगा दो, और इसका मान है 3 ओम है, इसका 5 है, इसका मान लीजिए आप 4 ओम, और ये वोल्टेज बैटरी की पता नहीं है, और इसके अंदर रहने वाली विद्युत धारा आपको दे दी गई है 3 एम्पियर। आपसे इस बैटरी का विभवांतर पूछ रहा है, विभवांतर कितना होगा और तुल्य प्रतिरोध बताओ। आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध और विद्युत धारा। तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये परिपथ आरेख है, इससे हमें पूछ रहा है अगला, इस तुल्य प्रतिरोध परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का देखो यहाँ हल करते हैं। जब समांतर क्रम में जुड़ा हो कोई प्रतिरोध, ये समांतर में है क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने लगे हैं, और विद्युत धारा का बंटवारा हो रहा है, इसके अंदर अलग अलग जाएगी। यहाँ से विद्युत धारा सेम है, यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ बाद इसके बाद विद्युत धारा के पास 3 रास्ते हैं, तो अलग अलग रास्ते अलग अलग विद्युत धारा जाएगी। या विद्युत धारा इस प्रकार विभाजित होगी, यानी इस प्रकार जाएगी, अगर जिस शाखा के अंदर प्रतिरोध कम है उसमें विद्युत धारा ज्यादा जाएगी। प्रतिरोध का मतलब क्या है, दुश्मन। तो विद्युत धारा का सबसे छोटा दुश्मन क्या है, 3 ओम, तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत धारा जाएगी। फिर जाएगी नीचे वाली ब्रांच में, सबसे कम बीच वाली में जाएगी। क्यों बीच वाली शाखा में सबसे कम क्यों विद्युत धारा जाएगी, क्योंकि बीच वाली शाखा का प्रतिरोध यानी दुश्मन सबसे बड़ा है 5 ओम है। तो देख लो यहाँ विद्युत धारा इन तीनों में अलग अलग होगी। पहले हम आर इक्विवेलेंट ज्ञात करते हैं। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या था, 1/R इक्विवेलेंट बराबर समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको रखो मान इसके अंदर, 1/R1 का मान कितना है, ऊपर वाला R1 मान लो 3 ओम, 1 बटा नीचे कितना है 5 प्लस 1/4। बस अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लेके जोड़ कर सकते हो। चलो सिंपल तरीके से आपको बता देते हैं, ये बिनों की जोड़ ही तो है, तो 3, 5 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा देखो। एलसीएम तो सभी को आता होगा, 10th में पढ़ते हो, एलसीएम आराम से ले लो। अब 3 का ले लो, ये तो बिनों की जोड़ हम हल कर रहे हैं किस प्रकार आएगा, बाकी इसके अंदर कोई फिजिक्स या आपकी साइंस नहीं लग रही है। अब देख लो एलसीएम कितना आया, 4 3 12 5 60, इसका एलसीएम आ गया 60। तो इसको हल करो, 3 के बाद 60 देखो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 गुणा 1 20 प्लस 5 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा, बोलो 5 का भाग 60 के अंदर, इसको हल कर लो। और फिर 4 का भाग दे दो, हल कर लो 12 बार। फिर बताओ 4 का भाग देना है 15 बार जाएगा, 15 गुणा 1 वही आएगा। अब इसको हल करो, अब इसको हल करो, 20 और 12 के 32 और 15 42 और 5 47/60। इसको हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा आपके 1/R का मान आया आपके पास 47/60। तो R का मान आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो 60/47। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मान आने के बाद आपको विभवांतर का फॉर्मूला होता है I गुणा R। बैटरी का तुल्य विभवांतर ज्ञात करना है, बैटरी कितने विभवांतर की है,
V पता नहीं है, विद्युत धारा आपको दी हुई है कितनी 3 एम्पियर और प्रतिरोध कितना आया 60/47। अब इसको गुणा कर लो, विभवांतर का मान आएगा 180/47 और किसमें आएगा वोल्टेज में। बस ये आपका उत्तर है। तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में था, इस प्रकार कर दिया। अब आगे हम अगला पॉइंट हमारा शुरू करते हैं, वो है आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये तो सवाल थे पिछली क्लास पर आधारित। अब हम नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में एक बार 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनो। तापीय प्रभाव का मतलब है ऊष्मा यानी गर्म। ताप का मतलब क्या होता है? गर्म, गर्मी देना। तो किसी भी वायर या किसी भी धात्विक चालक के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके अंदर थोड़ी बहुत ऊष्मा भी सही होगा, ऊष्मा निकलेगी और वो तार गर्म भी होता है कभी कभी। इसका मतलब ये है जब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित हो रही है तो उस तार को गर्म होने का कारण क्या है? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने के दौरान कुछ ऊर्जा यानी कुछ विद्युत धारा उस वायर के अंदर नष्ट हो जाती है, इस कारण वो वायर भी गर्म हो जाता है। और आपने देखा होगा कई बार आप किसी पंखे को चलाते हो, पंखा भी लंबे समय तक चलने के बाद लगातार 5-6 घंटे चालू रखोगे तो पंखा भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट क्या एक तरह से ऊर्जा है। पंखे के अंदर एक छोटी सी मशीन लगी होती है, कैपेसिटर कहते हैं जिसे, संधारित्र। लंबा सा बेलनाकार छोटा होता है, वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि संधारित्र लगातार काम करेगा तो उसके अंदर थोड़ी बहुत विद्युत ऊर्जा होगी वो क्षय हो जाएगी, नष्ट होगी। कुछ तो ध्वनि के रूप में पंखे की आवाज आएगी, पंखे को घुमाने में भी ऊर्जा खर्च होगी, लेकिन कुछ ऊर्जा उसको गर्म करने में भी खर्च हो जाती है। इसका मतलब ये है विद्युत धारा किस प्रकार मतलब किसी वस्तु को गर्म करती है और कितनी गर्म करेगी, वो चीज हमें इसमें सीखना है। और इसके अलावा आपने देखा होगा विद्युत हीटर होते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करोगे हीटर धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा, तभी तो उसके ऊपर रखी हुई चीज गर्म होगी और पकेगी। तो विद्युत हीटर है, जैसे पानी डालोगे उसमें तो गर्म क्यों होता है? सबसे पहले हीटर गर्म होगा, फिर हीटर गर्म होगा। गर्म होने का मतलब हीटर ने कुछ ऊर्जा ली है, विद्युत ली है, और फिर हीटर अपनी ऊर्जा किसको देगा? पानी को देगा, तो पानी भी गर्म हो जाएगा। सबसे पहले हीटर ने वायर से, तार से विद्युत धारा ली, स्विच ऑन किया तो उसके बाद हीटर ने अपनी ऊर्जा किसको दी? आगे पानी को दी, तो पानी भी गर्म हो गया। अर्थात विद्युत धारा भी एक तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब किसी वायर के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी नष्ट हो जाती है। यही प्रक्रिया क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अंदर हमने क्या बोला? ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब होता है हीट, इंग्लिश में देखा हीट, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, ऊष्मा का मतलब है गर्मी। ऊष्मा का मतलब क्या है? गर्मी। तो विद्युत धारा जब किसी तार के अंदर प्रवाहित होगी या किसी स्रोत के अंदर या कोई अवयव लगा है उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो वो कितनी गर्मी देगा, यानी कितना गर्म होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो देखने के लिए एक वैज्ञानिक थे जूल नाम के वैज्ञानिक ने यह सत्यापित किया कि किसी भी वायर के दौरान कोई भी वो कितनी मतलब ऊष्मा उत्पन्न करेगा। जैसे कोई वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये विद्युत धारा का कोई वायर है कॉपर का, इसके अंदर मैं कहता हूं विद्युत धारा I बह रही है, ठीक है। और इस तार का प्रतिरोध भी होगा, वायर का कुछ प्रतिरोध होता है, मैंने मान लिया इसका प्रतिरोध R है। और ये सब चीजें बह रही है T समय के लिए। एक वायर ले लिया, इसके अंदर विद्युत धारा मैंने कहा I बह रही है और इस वायर का प्रतिरोध R है, ठीक है, ये इसकी बैटरी है। तो T समय के अंदर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, मतलब कितनी गर्मी देगा ये वायर। कोई भी धात्विक चालक ले लो या धातु का तार ले लो, उसको किसी लाइट स्रोत से जोड़ दो, फिर स्विच को ऑन करोगे तो वायर के अंदर कुछ ऊर्जा क्या होगी? उत्पन्न होगी। अर्थात वो क्या होगी? उस वायर के अंदर खर्च हो जाएगी, अर्थात नष्ट हो गई। तो वो ऊष्मा कितनी बीच रास्ते के अंदर नष्ट हो जाती है, वायर को गर्म करने के लिए कितनी विद्युत धारा खर्च हो जाती है, उसका नाम ऊष्मा है। तो ऊष्मा किस पर निर्भर करेगी? उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को H कहते हैं।
H निर्भर करेगी, H यानी हीट, उसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा के ऊपर निर्भर करेगी। इसी परिपथ के अंदर I विद्युत धारा बह रही है, इसका मतलब उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा, उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा विद्युत धारा के समानुपाती होगी। यानी परिपथ के अंदर जैसे जैसे आप विद्युत धारा बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके अंदर ऊष्मा का मान भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये समानुपाती होगी समय के, समय टाइम t से। अगर किसी परिपथ के अंदर हम विद्युत धारा I प्रवाहित करा रहे हैं और मान लिया समय t लगता है, जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। अर्थात किसी परिपथ के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उसमें बहने वाली विद्युत धारा के सीधी समानुपाती है और उसमें जितना समय लगेगा उसमें भी समानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके अंदर ऊष्मा भी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, यानी पहले 5 मिनट के अंदर अगर मान लीजिए कोई 2 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, फिर कितनी होगी, 10 मिनट में उससे ज्यादा होगी, यानी डबल हो जाएगी। तो जिस प्रकार आप विद्युत धारा को बढ़ाओगे ऊष्मा भी बढ़ेगी। तो इस समानुपाती चिन्ह से यहाँ से विद्युत धारा से किस प्रकार निर्भर करती है, विद्युत धारा के वर्ग के निर्भर करती है, यानी विद्युत धारा के स्क्वायर के। देखो किस प्रकार आता है, यहाँ से और समानुपाती नियतांक वही R है, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा I स्क्वायर RT। ये विद्युत धारा का सूत्र है, ये विद्युत धारा का नहीं है, सॉरी, ये सूत्र है आपके ऊष्मा का। हीट यानी ऊष्मा, हीट किस प्रकार विद्युत धारा और समय पे निर्भर करेगी, ये संबंध है और यही है जूल का नियम। किसी भी परिपथ के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें कुछ न कुछ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा नष्ट होगी। उस ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए जूल नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया वो ऊष्मा किस पे निर्भर करेगी और कितनी होगी। तो उसका सूत्र आया I स्क्वायर RT। I स्क्वायर का मतलब I को 2 बार गुणा करना, यानी विद्युत धारा के वर्ग के सीधा समानुपाती और लगने वाले समय के सीधा समानुपाती। यहाँ से आ गया H यानी हीट, हीट आ गया I स्क्वायर RT। अब देखो, अगर मैं इस यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, आपको बता दूं। देखो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये कोई एग्जांपल ले लिया, मैं कहता हूं आपको टाइम दे दिया 2 सेकंड और किसी तार का प्रतिरोध दे दिया 2 ओम, उसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा I का मान दे दिया 2 एम्पियर। अब बताओ उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ऊष्मा मींस हीट, ऊष्मा कितनी होगी। तो ये आप सवाल बन गया। सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर इस सूत्र में इसका मान रखो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, H बराबर हमने पढ़ा I स्क्वायर RT। I दिया हुआ कितना है 2 एम्पियर, लेकिन 2 का स्क्वायर करना है। प्रतिरोध का मान कितना है 2, टाइम का मान 2। तो देखो 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 फिर 2 फिर 2, क्योंकि ये तो समय है और ये प्रतिरोध है। इसको गुणा करोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सारा जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ये देखो इस प्रकार सवाल बनते हैं। तो उस मतलब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यही है, मतलब किसी वायर के अंदर या किसी चालक के अंदर जब विद्युत धारा बहेगी तो कितना वो गर्म होगा, उसको मापने के लिए एक भौतिक राशि का नाम दे दिया गया ऊष्मा। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी I स्क्वायर RT। I स्क्वायर का मतलब क्या है, विद्युत धारा के वर्ग के सीधी समानुपाती होगी ऊष्मा, समय के भी समानुपाती, और टाइम, टाइम यानी समय। आगे देखो, इस पर आधारित सवाल करते हैं, इस सूत्र को और आगे बताते हैं। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी मैं लिख रहा हूं I स्क्वायर RT, ये सूत्र है विद्युत धारा का। ये सूत्र है आपके H बराबर I स्क्वायर RT। H का मतलब है हीट यानी ऊष्मा, यहाँ पर H का मतलब है देखो HEAT हीट, ऊष्मा है। T का मतलब टाइम है, ठीक है। R का मतलब प्रतिरोध है, R मींस रेजिस्टेंस, R का मतलब प्रतिरोध।
और आई का मतलब विद्युत धारा। तो देखो इस सूत्र को मतलब आप और बदल सकते हो। ये तो विद्युत धारा के पदों में है, अगर यहाँ पर मेरे को विभवांतर दे दे तो मैं किस प्रकार उसमें ज्ञात करूंगा। देखो आपने ओम का नियम जाना है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, वीर, ये बढ़ गया ना वीर। तो ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर। तो यहां से देखो मैं आई का मान ज्ञात कर सकता हूं इस सूत्र से। आई का मान आएगा मेरे पास V बटे R। आई का रख दिया, R नीचे भेज दिया, तो आई का मान कितना है, V बटे R। तो एक काम करते हैं, आई की जगह पर इस सूत्र के अंदर मैं मान लिख देता हूं V बटे R। H बराबर आई की जगह क्या लिख दूं, V बटे R। तो V बटे R, क्योंकि आई का स्क्वायर था तो आई की जगह इसको लिखा है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, गुणा R, R का R लिख दो, गुणा T। अब देखो इस सूत्र को गुणा करो आराम से, तो इसका आएगा V स्क्वायर, आएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर गुणा R गुणा T। ठीक है जी, ये आ गया। यहां से आप बता सकते हो एक R से नीचे वाला R एक कट जाएगा ऊपर वाले R से, तो नीचे बचेगा आपके इस सूत्र में V स्क्वायर बटे R गुणा V स्क्वायर बटे R गुणा T। ये फॉर्मूला बन गया। अर्थात ऊष्मा का दूसरा विभवांतर के पदों में अगर विभवांतर देकर ऊष्मा पूछे तो कौन सा सूत्र काम में लोगे, V स्क्वायर बटे R गुणा T। ये हो गया दूसरा। ठीक है, अगर मेरे को कोई विभवांतर दे दे और फिर पूछे ऊष्मा कितनी होगी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, मुख्य सूत्र है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। उस सूत्र के अंदर मैंने ओम के नियम से विद्युत धारा की जगह लिख दिया V बटे R। फिर इसको हल करोगे तो आपके पास विद्युत ऊष्मा का कितना सूत्र आएगा, I V स्क्वायर बटे R गुणा T। तो इसका मतलब ये जब विभवांतर दिया हुआ हो, प्रतिरोध दिया हुआ हो, समय देंगे तो ये सूत्र लगाएंगे। अगर मेरे को ऊष्मा पूछ रहा है अगला विद्युत धारा दे रहा है और प्रतिरोध दे रहा है तो मैं लगाऊंगा ये सूत्र, क्योंकि विभवांतर देगा तो कॉमन सेंस है जिसके अंदर V आ रहा है वो सूत्र लगाना है, और विद्युत धारा करंट यानी I विद्युत धारा देगा तो ऊपर वाला सूत्र H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो हमने अभी तक ऊष्मा के दो सूत्र याद किए, व्युत्पन्न किए, डेराइव किए। एक तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, दूसरा है V स्क्वायर बटे R गुणा T। ठीक है, आगे देखो तो ऊष्मा के दो सूत्र याद रख लेना, V स्क्वायर बटे R गुणा T। ये हो गया दूसरा सूत्र। ठीक है जी, अब इसका एक सवाल कर लो। एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको ऐसा, ठीक है, ये एक बल्ब दिया है। ठीक है जी, ये एक बैटरी दी है, ये कोई एमीटर दे दिया, इसमें आई विद्युत धारा बह रही है, एक 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, यहाँ पर कुंजी के लगा दो और आपसे इस बल्ब का प्रतिरोध, कुछ बल्ब का भी प्रतिरोध होता है, वो मान दिया मैंने आपको 4 ओम, और विद्युत धारा मैंने आपको दे दी, देख लो विद्युत धारा का मान है आपके यहाँ पर 2 एम्पियर। और मैं कहता हूँ इसमें ये जो काम हो रहा है ना, ये आपके 10 सेकंड तक ये काम हो रहा है। यानी मैंने बैटरी को कुंजी को स्विच ऑन केवल 10 सेकंड के लिए किया, फिर मैंने स्विच ऑफ कर दिया। 10 सेकंड का मतलब एक बार मैंने बल्ब को ऑन किया, फिर 10 सेकंड बाद बल्ब को बंद कर दिया। तो उस दौरान उत्पन्न होने वाली हीट पूछ रहा है, तो ऊष्मा का मान बताओ। तो बताओ ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, यानी बल्ब कितना गर्म होगा उसका मान बताना है। 2 होगा, 2 जूल ऊष्मा नष्ट करेगा, कितनी ऊष्मा वो 10 सेकंड के अंदर खर्च कर देगा गर्म होने के लिए, वो उसका मान बताना है, ऊष्मा कितनी होगी। तो अब देखो यहाँ पर आपको विभवांतर दिया है, विद्युत धारा भी दी है, तो आप कुछ भी कोई भी सूत्र लगा लो, क्योंकि आपको विद्युत धारा भी दी हुई है, विभवांतर भी दिया हुआ है। तो आप मैं कहता हूँ पहला सूत्र लगाओ, यहाँ पर हल करो इसको। ऊष्मा का पहला सूत्र क्या था, H मतलब ऊष्मा I स्क्वायर गुणा RT
आई का मान कितना है 2 एम्पियर, तो 2 गुणा 2, ये तो मैंने विद्युत धारा का मान रखा। 2 गुणा 2 क्यों लिखा? क्योंकि आई इसके ओर है, इसका वर्ग करना है, 2 बार गुणा है। प्रतिरोध वाला का कितना है 4, समय कितना 10 सेकंड। इसको हल करो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 है 16, 16 गुणा 10 160 जूल। इस चैप्टर का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी शक्ति को पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ये आपका लास्ट पॉइंट है। आपको मैंने बता दिया ऊष्मा क्या है, किसी भी विद्युत उपकरण के जितना गर्म होगा उस दौरान कितनी ऊर्जा खर्च करेगा वही ऊष्मा है। ऊष्मा एक तरह से क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ऊष्मा का भी मात्रक जूल है। कार्य करना, कार्य का मात्रक भी क्या है जूल है। तो मतलब ऊर्जा कहो कार्य कहो एक ही बात है। भले कुछ न कुछ मतलब गर्म होगा यानी कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, कुछ कार्य कर रहा है तभी तो गर्म हुआ है। तो मतलब ऊष्मा क्या थी, एक तरह से ऊर्जा थी। विद्युत शक्ति, देखो विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति को P से कहेंगे, पावर यानी P। देखो पहले तो आप विद्युत शक्ति पावर P बराबर कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति, सिंपल है। मैंने क्या बोला था, विद्युत धारा बताई थी, याद करो पहली क्लास में। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सेम ऐसे ही विद्युत शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो बस आप शुरुआत से जानते हो, कार्य को W से, वर्ग यानी कार्य, तो कार्य करने की दर है, कार्य को W से कहते हैं। किसी भी की दर याद करनी है तो समय का भाग लगाते हैं, आप जानते हो। कार्य की दर याद करनी है तो कार्य के अंदर समय का भाग लगा दो, समय का भाग लगा दो यानी नीचे लिख दो, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, आर में लिख दिया अंश बटे हार, कार्य करने की दर। देखो मैंने परिभाषा से सूत्र बनाया है, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या सूत्र होता है, याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है, कार्य करने की दर है ना, उसको मैं विद्युत शक्ति कह सकता हूं। मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर कितना कार्य हो रहा है वही क्या है, शक्ति है। देखो ये हो गया W/T। W का मतलब वर्क, W यानी वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और कार्य का मात्रा आप जानते हो क्या होता है, याद करो याद करो। कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड। जूल बटा सेकंड को मैंने याद करो एक नाम नया दिया था, क्या था, वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या आ गया, वाट, ये भी वैज्ञानिक के नाम पर। तो देखो विद्युत शक्ति कुछ भी नहीं, विद्युत शक्ति एकदम आसान है, कार्य करने की दर है, वो क्या है, विद्युत शक्ति है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र याद कर लेना आप, विद्युत शक्ति P बराबर W/T। ठीक है जी। अब आप उसको भी उसी तरह से अलग अलग राशियों में बदल दो इस सूत्र को। देखो कैसे, शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगर कहीं पर भी जूल प्रति सेकंड लिखा है, इसका मतलब क्या है, वाट ही लिखा है, क्योंकि शक्ति का मात्रक कार्य के मात्रक और समय के मात्रक से आ गया। अब आगे देखो, देखें चलो आगे हम ज्ञात करते हैं आपके इस सूत्र को भी थोड़ा और चेंज करते हैं। W/T, W/T क्या होता है, W/T, W का मतलब कार्य है। कार्य देखो एक विभवांतर का सूत्र पढ़ा था, विभवांतर का सूत्र क्या पढ़ा था, विभवांतर के सूत्र से ये सूत्र मैंने बनाया था ना, आपको याद होगा, W बराबर Q गुणा V। मैंने विभवांतर का मान, हमारा आवाज दिखा दो थोड़ा सा वीडियो से। देखो विभवांतर का फॉर्मूला मैंने बताया था, सूत्र बताया था W/Q। तो यहां से W का मान कितना आएगा, W बराबर Q गुणा V तो आएगा। तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, W की जगह Q गुणा V लिख रहा हूं। तो W की जगह लिखो Q गुणा V अपॉन टाइम।
ठीक है जी। Q गुणा V अपॉन T, ये सूत्र आ गया किसका? शक्ति का। शक्ति का सूत्र है था W अपॉन T, लेकिन W की जगह मैंने क्या लिखा? W बराबर Q गुणा V। आपको भी ये कहां से लाए? याद करो, विभवांतर का सूत्र पढ़ा था W अपॉन Q, और यहां से मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, चेंज कर लिया, तो यहां से W बराबर Q गुणा V आ जाएगा, वो मान वहां रख दिया। ठीक है, आगे देखो जी, इतना हो गया। आगे देखिए, विद्युत शक्ति का मुख्य सूत्र पढ़ा है W अपॉन T। W की जगह लिख दो Q गुणा V, W की जगह लिख दिया Q गुणा V, और Q अपॉन T को एक नाम दिया था, याद होगा, आवेश प्रवाह की दर। ये क्या बन गई? विद्युत धारा बन गई I अपॉन T। देखो कितनी इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज जुड़ी हुई है। यही तो साइंस है, याद कुछ भी नहीं रखना है, केवल समझना है। विद्युत धारा जिसको याद है, Q अपॉन T, एक सूत्र बताया था, याद करो परिभाषा से, तो Q अपॉन T की जगह विद्युत धारा I लिख दिया, V का V, तो यहां से शक्ति का सूत्र एक बन गया क्या? P बराबर I गुणा V, या फिर V गुणा I, एक ही बात है, गुणा में पहले किसी को लिखो। तो शक्ति का दो सूत्र आ गया, एक तो बड़ा कार्य करने की दर, एक आ गया विभवांतर गुणा विद्युत धारा। V का मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा। आगे देखो, देखो आज की जो हमने चीजें पढ़ी उसका सारांश देखो एक बार। आज हमें ऊष्मा पढ़ी, ऊष्मा के दो सूत्र पढ़े थे, I² गुणा RT, एक सूत्र ये था। एक ऊष्मा का सूत्र पढ़ा था V² बटे R गुणा T। ठीक है, ये दो तो पढ़े थे ऊष्मा के। अभी हमने विद्युत शक्ति P का पहला सूत्र पढ़ा था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। फिर हमने कार्य की जगह लिखा था विभवांतर वाले सूत्र से Q गुणा V अपॉन T। फिर यहाँ पर मैंने एक और किया था काम, Q बटा T, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? विद्युत धारा I। यहाँ से मैंने सूत्र बनाया VI। तो विद्युत शक्ति का दो सूत्र है, P बराबर Q गुणा V अपॉन T बराबर V गुणा I, ये विद्युत शक्ति का सूत्र है। ठीक है जी, अब सवाल कर लेते हैं। आपको विद्युत धारा दे दी 25 एम्पियर और किसी बैटरी का विभवांतर दे दिया 2 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कितनी विद्युत शक्ति होगी? सिंपल, कुछ भी नहीं करना, सूत्र लगाओ। कौन सा लगाओगे? विद्युत धारा दिया है, ठीक है जी, I दिया है, विभवांतर V दिया है, ऐसा सूत्र ढूंढो। मुझे नहीं पता दोनों में से क्या लगेगा, मैं फिर से देखूंगा सवाल क्या बोल रहा है। सवाल अगला विद्युत धारा दे रहा है, विभवांतर दे रहा है, इसका मतलब मेरा दिमाग कहेगा वो सूत्र लगा जिसके अंदर विद्युत धारा भी आनी चाहिए और विभवांतर भी आना चाहिए। तो सोचो कौन से सूत्र में आ रहा है? विद्युत शक्ति का P बराबर V गुणा I, ये सूत्र लगाओ। तो हल करोगे, P बराबर V गुणा I, V का मान कितना? 2 वोल्ट, विद्युत धारा 25 एम्पियर, 25 गुणा 2 50, शक्ति का मान से पता है वाट, थोड़ी 2 वाट। ये हो गई शक्ति। शक्ति के सवाल कर लिया, तो शक्ति के दो फॉर्मूले या दो सूत्र याद रख लेना, P बराबर W अपॉन T और Q गुणा V बटा T, एक है VI। ये 3 सूत्र शक्ति के हैं, 2 सूत्र विद्युत ऊष्मा के हैं। अब हम एक सवाल करते हैं, यूनिट। आप पढ़ते हो कई बार यूनिट, मतलब इतनी यूनिट, मतलब अपन कहते हैं ना कि कितना यूनिट बिल आया है। कई बार अपन चेक करते हैं, घर के अंदर एक मीटर लगा होता है विद्युत धारा को, मतलब कितनी बहेगी हमारे घर के अंदर, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसी के अनुसार लाइट का बिल बनता है ना, वो अपन जो पेमेंट करते हैं बिल का। तो कहने का मतलब यूनिट के अंदर ही पता चलता है घर के अंदर कितनी ऊर्जा खर्च हुई। तो यूनिट कैसे आती है? देखो हम कहते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, कई बार ऐसे नहीं बोलते हो। इस बार इस महीने में हमारे 50 यूनिट, मतलब बहुत ज्यादा है, 50 यूनिट लाइट खर्च हुई।
इसका मतलब क्या है, एक यूनिट का मतलब क्या है, देखो एक यूनिट का मतलब होता है, देखो 1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट का मतलब क्या होता है, देखो किलोवाट घंटा। कोई भी चीज अगर किलो है तो उसकी जगह 1000 लिख सकते हो, ठीक है। और वॉट है शक्ति का मात्रक है, और एच की जगह मैं सेकंड लिख रहा हूं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3700, ठीक है जी, 3700 सेकंड है। और वॉट का वॉट ही है, वॉट गुना सेकंड, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक यूनिट का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। अपन बोलते एक यूनिट बिजली खर्च हुई, 2 यूनिट खर्च हुई, वो वास्तव में विद्युत धारा का नहीं कह रही, कितनी ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा। वो किसका मात्रक है, ऊर्जा का। यानी हमारे घर में कितनी ऊर्जा खर्च हुई विद्युत परिपथ के ऊपर, विद्युत अवयव, हमने कितनी ऊर्जा खर्च की विद्युत रेफ्रिजरेटर को चलाने, विद्युत फ्रिज को चलाने में कितनी खर्च हुई, पंखे को चलाने में। एक महीने में हमारे पूरे घर के अंदर बल्ब वगैरह जो भी लगे हुए हैं लाइट के इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर कितनी ऊर्जा खर्च हुई, वो ऊर्जा मापते हैं, फिर इसी के आधार पर आपका बिल बनता है। तो यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलो का मतलब कोई भी चीज 1 किलो है, इसका मतलब क्या है, 1000 के बराबर है। वॉट का वॉट, 1 घंटे के अंदर कितनी है, 1 घंटे में 3700 सेकंड होती है, तो 3700 सेकंड, ठीक है जी। 1 किलोवाट का मतलब है, देखो आप इसको लिखो 3700 गुणा 1000। यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 37 गुणा 10 की घात 5, मतलब इसको घात के रूप में लिख दिया 0 को, ठीक है जी। यहां से मैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 भी लिख सकता हूं, कुछ भी नहीं किया, पॉइंट इधर लगाया तो एक घात बढ़ गई ना, इसका मतलब ये हुआ वॉट गुणा सेकंड। और एक आपको सूत्र याद है शक्ति का, देखो यहां से P बराबर W अपॉन T, यहां से W का मात्रक, W का सूत्र क्या आएगा, P गुणा T। यहां से मैं कार्य का मात्रक ज्ञात कर रहा हूं, देखो W बराबर P, शक्ति का मात्रक होता है वॉट, समय का सेकंड, वॉट गुणा सेकंड क्या है, W। देख वॉट गुणा सेकंड की जगह में W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो मैं वॉट गुणा सेकंड को जूल कह सकता हूं क्या, तो इसकी जगह लिख दो जूल। इसका मतलब ये है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। एक यूनिट का मतलब है इतनी बिजली, इतनी ऊर्जा आप काम में ले रहे हो, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, काफी बढ़िया ना। तो एक यूनिट खर्च हो रही है, मतलब इतनी ऊर्जा खर्च हो रही है हमारे घर के अंदर विद्युत उपकरणों के अंदर। ये था आपका चैप्टर, एक यूनिट है। अगर मेरे को 2 यूनिट कहे, किसी घर के अंदर 2 यूनिट बिजली खर्च हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कितनी खर्च हो रही है, 2 गुणा 3.6 गुणा 10 की घात 6, 2 से गुणा कर लो, तो एक यूनिट का मतलब बताया मैंने आपको। आगे देखो एक सवाल करते हैं छोटा सा, एक यूनिट का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक यूनिट का मतलब था 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल, इतनी ऊर्जा खर्च होगी, ये था एक यूनिट का मतलब। अब एक सवाल आता है, एक घर के अंदर 5 यूनिट बिजली खर्च होती है, और एक यूनिट का प्रति यूनिट मतलब 8 रुपए है, ठीक है, एक यूनिट का 8 रुपए बिल आता है, उसके खर्च आता है। तो बताओ उसको एक 5 यूनिट बिजली है, उस घर के पास अब कितने रुपए उसको इस लाइन के चुकाने पड़ेंगे, तो सिंपल है, एक यूनिट के रुपए कितने हैं, 8 रुपया है, और 5 यूनिट खर्च हो रही है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और आपसे कह दे 2 दिन के अंदर, एक दिन में 5 यूनिट हो रही है, ठीक है, एक घर में एक दिन में कितनी, 5 यूनिट, तो बताओ 2 दिन के अंदर कितनी ऊर्जा खर्च होगी, कुछ भी नहीं करना, एक दिन के अंदर याद करो 8 गुणा 5, 8 रुपए लगते हैं एक यूनिट के, एक दिन का खर्चा आएगा 40 रुपए। अब कितने भी दिन पूछा जाए उसको गुणा कर लो, 2 दिन का कितना आएगा, 40 गुणा 2, तो आ जाएगा 80 रुपए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक यूनिट का मतलब होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊष्मा, इतनी ऊर्जा मतलब उत्पन्न हो रही है। आज इतना ही पढ़ेंगे, ये आपका विद्युत वाला चैप्टर खत्म हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके वीडियो शुरू से लेकर अंत तक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, मतलब बीच में कहीं छोड़ना नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके एक सेकंड को ध्यान से सुनना है, और उसको नोट्स के अंदर लिखना भी है, एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी।
ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।